नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ सरकार इस साल 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है और वो अनुपूरक बजट पर विपक्ष की चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस दौरान एक लंबी चर्चा चली और इस चर्चा के बाद विधानसभा ने 2,904 करोड़ 41,70,551 रुपए के अनुपूरक बजट को ध्वनिमित कर पारित कर दिया है। और इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साल 1998 के बाद राज्य सरकार ने पहली बार 14,000 शिक्षकों की भर्ती की है। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद उन्हें नियुक्ति दी जा रही है और अब प्रदेश में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हरेली पर्व से गौमूत्र की खरीदी भी शुरू करने जा रहे हैं और इससे राज्य में जैविक खेती को मदद मिलेगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि पशुओं के उपचार के लिए 163 मोबाइल वेटरनरी यूनिट शीघ्र ही प्रारंभ की जाएंगी और इसके लिए अनुपूरक में 10 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। गौठानों में विकसित किए जा रहे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में लगने वाले यूनिटों को बिना बिजली की खपत की सीमा के कुल बिजली बिल में हाफ बिजली बिल योजना का लाभ दिया जाएगा। और इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज गरीब बच्चों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि अंग्रेजी में कमजोर और खराब संचार कौशल वाले छात्रों के लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करने जा रही है। ये दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की ओर से पेश किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल में पहले चरण में हम 50 केंद्रों पर 1 लाख छात्रों को स्पोकन इंग्लिश में प्रशिक्षित करेंगे और इसी की वजह से इसके बाद विस्तार इसका किया जाएगा। और केजरीवाल सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा पाठ्यक्रम होगा और ये भी कहा गया कि हमने मैकमिलन में और वंडवर्थ में साथ टाई अप किया है और इस बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मूल्यांकन के प्रभारी होंगे। आपको ये भी बता दें कि 18 से 35 साल के आयु वर्ग के युवा प्रवेश के लिए पात्र होंगे और पाठ्यक्रम 3 से 4 महीने की अवधि का होगा। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि सप्ताहांत और शाम की कक्षाओं के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। इस बीच खबर है रायबरेली से, जहां पर सीबीएसई इंटर बोर्ड की परीक्षा परिणाम में बीएसएस पब्लिक स्कूल के छात्र मयंक मिश्रा ने 98.4% अंक पाकर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। ऐसे में आपको बता दें कि बीएसएस पब्लिक स्कूल में छात्र मयंक मिश्रा को 500 अंकों में से 492 अंक प्राप्त हुए और बीएसएस स्कूल के छात्र मयंक मिश्रा ने जिले में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र के पिता रायबरेली जनपद के उत्तरपारा गांव में 25 बीटा गांव के निवासी हैं और छात्र मयंक मिश्रा उनके पिता जीवन बिंदंदन मिश्रा पेशे से एक किसान है और मां गृहिणी है। सीबीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा में रायबरेली जनपद में पहला स्थान प्राप्त करने वाले मयंक मिश्रा इस समय हमारे साथ हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि आखिर क्या तैयारी इन्होंने किया है और किसको ये अपना श्रेय देना चाहते हैं। बेटा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आप बताइए कि कितने घंटे की आप तैयारी करते थे, कितने घंटे और किस तरह से पढ़ाई करते थे? सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले अपना टारगेट बनाना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है और टारगेट बनाने के बाद आप मींस डिसाइड करें कि हमें किस चीज़ में कितनी मेहनत करनी चाहिए। जैसे हमारे मतलब 12th के सब्जेक्ट में पीसीएम होता है तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए और जो इजी सब्जेक्ट हैं उनको भी टाइम देना चाहिए, जिससे कि क्योंकि वो सब्जेक्ट भी आपको मार्क्स दिलाएंगे, उतने ही मार्क्स दिलाएंगे। तो कम से कम 3 से 4 घंटे की पढ़ाई अच्छे मार्क्स पाने के लिए ज़रूरी है। तो रायबरेली ज़िले में आपने पहला स्थान प्राप्त किया है, कहीं ना कहीं आपने अपने गांव, परिवार और अपने विद्यालय का नाम भी रोशन किया। तो आगे की क्या तैयारियां हैं आपकी? मैं आगे चलकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। इसके लिए मैं यूपीएससी की मतलब आईएएस बनकर अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने स्कूल को, अपने अध्यापकों और मैनेजर सर को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। तो ये उत्तर रायबरेली जनपद के एक उत्तरपारा के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ के रहने वाले इस छात्र ने आज जो है जिस तरह से जो है वो अपने
बगैर किसी ट्यूशन, बगैर किसी कोचिंग के आज जो है सफलता प्राप्त की और आपको बताया कि रायबरेली जनपद में पहला स्थान प्राप्त किया। हमारे साथ बच्चे के पिताजी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या नाम है आपका? जानवी नंदन मिश्र। मिश्रा जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि आपके बच्चे ने ज़िले का नाम रोशन किया और विद्यालय का नाम भी रोशन किया है। तो क्या आगे की उम्मीद है, क्या तैयारियां हैं? अब ये अपने हिसाब से तैयारी करते हैं, हम तो बस इनका अपना जो कहते हैं वही सहयोग करते हैं। सुना है बच्चे ने ना ट्यूशन किया ना कोचिंग किया, अपने घर पे घर में पढ़ते हैं, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं कम से कम। मैं बीएसएस पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूं और बस मेरा एक पैशन है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे मेरिटोरियस बने और बहुत अच्छे आगे का वो अपना आयाम कायम करें। सर, किस ढंग से तैयारी की है कि आज पूरे जनपद में जो है वो बीएसएस स्कूल के छात्र ने जो टॉप किया है, तो किस तरह से देखते, क्या संदेश देना चाहते हैं और बच्चों के लिए? सबसे पहले तो इन बच्चों से हम पूछते थे, क्लास में इनका फीडबैक लेते थे कि आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और हमारे टीचर जो भी खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के रहते, बायो के रहते थे, वो 1 घंटा रुक करके इन बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, जिससे इनको कोई ट्यूशन की ज़रूरत ना हो। सर, इस बच्चे ने ना कोई कोचिंग की ना कोई ट्यूशन की, सिर्फ विद्यालय की पढ़ाई और घर का होमवर्क। हाँ, ये बच्चा शुरू से होनहार था और इनको देख के मैं शुरू में जब क्लास में जाता था तो मैं कहता था कि आपको बहुत अच्छा बनना है, लेकिन जो उम्मीद थी हमें करीब करीब उतना पाए, हमें उम्मीद थी इनके 99% से ऊपर आएंगे, लेकिन उतना करीब करीब ले आए। तो हमारे साथ विद्यालय के प्रबंधक भी थे, इनका साफ साफ कहना है कि बगैर कोचिंग और बगैर ट्यूशन के जो बच्चे थे उनको क्लास में ही उनको सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उसी का ये परिणाम है कि आज इस बच्चे ने रायबरेली जनपद में अपना नाम रोशन किया है, इस विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने गांव, घर और परिवार का नाम रोशन किया है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा भर्ती घोटाले के मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ममता सरकार के कैबिनेट मंत्री पार्थ चैटर्जी को कोलकाता स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच एसएससी घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी की टीम कल से ही यहां पर रुकी हुई थी। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी भी हिरासत में ले ली गई हैं। ईडी ने करीब 26 घंटे तक पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की थी और इसी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी के अधिकारियों ने चैटर्जी के आवास पर शुक्रवार की सुबह 8 बजे से उनसे पूछताछ शुरू की और ईडी को चैटर्जी की निकट सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की दक्षिणी कोलकाता से स्थित एक संपत्ति जिसकी 20 करोड़ रुपए राशि नगद मिली है वहां पर। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जब ये कथित घोटाला हुआ तब चैटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। परिवर्तन निदेशालय इस घोटाले में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ धन शोधन संबंधी पहलू की जांच कर रहा है। खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर जनपद के अमौली विकास खंड क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक व्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जिलाधिकारी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रार्थना पंचांग 3 के तहत ब्लॉक प्रमुख सुशीला सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी कमल किशोर कमल के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय तारापुर की शैक्षणिक व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं से प्रश्नोत्तर का संतुष्टि जाहिर की गई है और इसी दौरान छात्राओं ने देशभक्त गीतों के माध्यम से मुख्य अतिथियों का, उनके उपस्थित जन समुदाय और शिक्षकों का मन मोह लिया। प्रार्थना पंचांग एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे जनपद के मुखिया आदरणीय डीएम महोदय और आदरणीय सीडीओ सर तथा हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के मुखिया आदरणीय डीएसए सर के दिशा निर्देशन में, नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम प्रार्थना पंचांग का फेज 3 है। हम लोगों ने 2 कार्यक्रम पहले किए हैं और ये 3रा कार्यक्रम है और इसका रिजल्ट निश्चित रूप से बच्चों की कार्यक्रम में एकदम औचक आना हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ के जो अभिभावक हैं उनको ये मैम के रूप में, मनीषा मैम और सुधा मैम के रूप में, जो इनको एक प्रसाद के रूप में, जैसे कहते हैं ना कि किसी को बिन मांगे मोती मिले, वैसा इनको ये प्रचार टीचर के रूप में मिला। मैं चाहूँगी अभिभावकों से कि कभी भी ये अपने बच्चों को शिक्षा में रुकावट न बने, उन्हें आगे।
और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां ट्रॉमा सेंटर में महिला की मौत हो गई है, तो वहीं कंपाउंडर पर महंगे इंजेक्शन चुराने का आरोप लगाया गया। इस बीच थाना उत्तर के प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में महिला की मौत का मामला अब काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है। बताया जाता है कि गलत इंजेक्शन देने की वजह से इस महिला की मौत हो गई है। हालांकि महिला को इंजेक्शन देने के बाद महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन अस्पताल का कोई भी स्टाफ इलाज के लिए नहीं आया और नहीं दूसरे स्टाफ पर भी आरोप लगाया गया है कि उसने मरीज को गलत दवा दी है। इससे मरीज की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद परिजनों में कोहराम की स्थिति है। इनको तो डायबिटीज की थोड़ी शिकायत बढ़ गई थी, तो परसों मैंने इनको भर्ती कराया 20 तारीख को भड़गुप्ता उनकी देख रेख में उन्होंने अपने ICU में। बढ़ते हैं गोरखपुर की ओर, जहां पर तैनात एक IAS अधिकारी के आवास के बाहर बुजुर्ग ने नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया है। इस मामले में पुलिस का यह कहना है कि पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति का पता लगाकर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गोरखपुर में तैनात मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा, जो कि IAS हैं, उनका सरकारी आवास है और उनका सरकारी आवास कैंट थाना क्षेत्र के बतियाहता निकट हनुमान मंदिर के पास है और इसी आवास के बाहर एक बुजुर्ग ने नमाज पढ़ी है। हालांकि इसका एक वीडियो किसी राहगीर ने बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब ये वीडियो तेजी के साथ ही वायरल हो रहा है और आपको ये भी बता दें कि पुलिस का ये कहना है कि इस व्यक्ति का पता लगाकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं खुले में नमाज पढ़ने के वाक्य अभी भी थम नहीं रहे, बल्कि लगातार जारी है। इस बीच अधिकारियों के आवास के बाहर तैनात हुए सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही भी सामने आई है। गोरखपुर के CDO श्री संजय कुमार मीणा, उनके आवास के बाहर कल शाम के समय एक अनजान व्यक्ति द्वारा उनके घर के बाहर नमाज पढ़ी जा रही थी। उस नमाज को एक पब्लिक में रास्ते चलते हुए व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बनाया गया है एवं वो वीडियो वायरल हो रहा है। उसके संदर्भ में उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जिसने वीडियो बनाया कि क्या वो उस व्यक्ति को जानते हैं, और वो व्यक्ति ऐसा बताया जा रहा है कि दवा कराने के लिए शहर में आया था। तो गोरखपुर का बिलोंग करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी CCTV से प्रयास किया जा रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ है और उसका पता लगा के फिर उसके खिलाफ पब्लिक प्लेस के अंदर इस तरीके से नमाज अदा करने का उसके खिलाफ दंडात्मक। और बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि लखनऊ में अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां तेजी के साथ जारी हैं और इसी बीच ये खबर सामने आई है, जहां पर अब 11 से 14 अगस्त के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यहाँ पर अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसी तहत करीब 11 से 14 तक यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 अगस्त के बीच कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। राजधानी में विशेष आजादी कार्निवल मेरा तिरंगा ऐप पर सभी लोग तिरंगे के साथ अपनी फोटो अपलोड कर सकेंगे और 1 से 5 अगस्त के बीच में बांटे जाएंगे घर घर तिरंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि अमृत महोत्सव को शानदार तरीके से मनाने को लेकर तमाम तैयारियां और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तेजी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आपको ये भी बता दें कि 1 तारीख से लेकर 5 अगस्त तक घर घर तिरंगे भी बांटे जाएंगे। और अब खबर लखनऊ से है, जहां महापौर संयुक्ता भाटिया ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। वृक्षारोपण और गमलारोपण का यह कार्यक्रम रहा, जहां पर आलमबाग कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको ये भी बता दें कि पेड़ से वायु और वायु से आयु कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारा पर्यावरण लगातार दूषित होता चला जा रहा है। इसकी चिंता हम सबको करनी है। हम सब लोगों ने अभी कोरोना काल में देखा कि ऑक्सीजन में किस तरह से कमी के कारण हम लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। हमारे बीच के बहुत से लोग हमको छोड़कर चले गए। ऑक्सीजन की कमी, पौधों के माध्यम से हमें ऑक्सीजन मिलता था, प्राकृतिक ऑक्सीजन मिला करता था, लेकिन आज वो ऑक्सीजन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है और पर्यावरण लगातार दूषित होता चला जा रहा है। इसकी चिंता करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 350 करोड़ पौधे लगाने का एक लक्ष्य दिया है, जिसमें सारे विद्यालयों को जोड़ने का काम उन्होंने किया। आज ये विद्यालय उस लक्ष्य की प्रतिपूर्ति के लिए यहाँ पर इस कार्य को करने के लिए
खबर अब हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के सर्किट हाउस में अर्बन डेवलपमेंट को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने नगर निगम और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2000 करोड़ रुपए की घोषणाओं को लेकर उनके क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्थाओं ने वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से कमिश्नर और मेयर के सामने विकास योजनाओं का खाका तैयार रखा है। आपको बता दें कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया है कि और वन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए सीवरेज और पेयजल की व्यवस्था समेत शहर के सौंदर्यीकरण और नई तरीके के विकास कार्यों को लेकर ये पूरा रोड मैप दिखाया गया है। जल्द से जल्द शहर में होने वाले निर्माण कार्यों को लेकर टेंडर निकालने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जिसको अभी हम इसकी मीटिंग ले रहे थे। इसमें मेयर साहब भी हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं। और इसमें ये है कि हल्द्वानी प्रमुख शहर है कुमाऊं का, और इसमें बहुत सी बेसिक जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैक करता है। सबसे पहले कंपोनेंट इसमें सीवर और सेप्टेज का है। ये जो नए एरिया जुड़े हैं उसमें आज की तारीख में सेप्टेज की व्यवस्था नहीं है। एक तो वो की गई है। पुराने एरिया में भी जहाँ पे सीवर नेटवर्क नहीं है उसमें सीवर लाइन बिछाने का नेटवर्क है। और दूसरा कंपोनेंट इसके पेयजल का है। जो नए एरिया जुड़े हैं यहाँ पाइप वाटर सप्लाई नहीं है, ये इवेंचुअली आगे जाके जमनानी से भी इंटीग्रेट हो जाएगी, वो है। तीसरा स्पेस इसका जो है वो ट्रांसपोर्ट का और अर्बन लैंडस्केपिंग का है। अर्बन लैंडस्केपिंग में मतलब इसमें बिल्डिंग्स भी हैं, पार्क्स भी हैं, ग्रीन स्पेसेस भी हैं, और ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें कि लोकल ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए, बसेस होनी चाहिए। कुल मिला के जो एक अच्छी नागरिक सुविधाएं होती हैं एक शहर के अंदर, वो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए माननीय मोदी सरकार द्वारा 2025 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी द्वारा घोषणा की गई है। उसी के निमित्त ये बैठक आयोजित की गई है। आज इस बैठक को चेयर कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत जी ने किया, और लगभग सभी डिपार्टमेंट्स, वर्किंग एजेंसीज और टीसी और इंफ्राटेक जो कंसल्टेंट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर थे। और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन रहा, और लगभग जितने भी कंपोनेंट्स जो लोगों की बेसिक एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं उन पर बड़ी विस्तृत जानकारी ली गई। और जो भी कहीं डाटाज और इस बीच हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों के स्वागत के लिए उनके ऊपर पुष्प वर्षा करवाई गई। इस दौरान नारसेन से लेकर हरिद्वार की हर की पौड़ी तक हेलीकॉप्टर के जरिए शिव भक्तों के ऊपर फूल बरसाए गए हैं। जैसे ही हर की पौड़ी पर हेलीकॉप्टर पहुंचा, वैसे ही पॉलिथीन का एक बड़ा टुकड़ा उड़कर हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास जा पहुंचा है। गनीमत ये रही कि प्लास्टिक का टुकड़ा हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों से नहीं टकराया। अगर ऐसा होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जिस वक्त हर की पौड़ी पर यह हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा था, उसी वक्त नीचे लाखों की तादाद में शिव भक्त भी मौजूद थे। इसी बीच एक बड़ा पॉलिथीन का टुकड़ा हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास जा पहुंचा, और इसी तरह से हेलीकॉप्टर को लेकर एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, जो कि टल गई है। बताया जा रहा है कि घटनाओं से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस बात का ध्यान किसी ने नहीं दिया कि एक हाइट तक ही चॉपर को रखा जाए। जब ये पॉलिथीन हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास पहुंचा, तब ये चॉपर काफी नीचे उड़ रहा था। बता दें आपको कि कांवड़ियों के स्वागत में एक हल्की सी एक गलती शिव भक्तों की जान पर भारी पड़ सकती थी। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। और आज घोषित हुए सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12 के परिणामों में दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीपुर के छात्र छात्राओं का परिणाम कॉमर्स वर्ग की निहारिका ने यहां पर 98.8% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉप किया है। आपको बता दें कि ताशी बंसल और आयुष गरौला ने ह्यूमैनिटीज में 98.6% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया, और अनुष्का कौशिक ने साइंस वर्ग में 97.6% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय का नाम इन छात्रों ने खूब रोशन किया। खबर अब पौड़ी से है, जहां आगामी 15 अगस्त को लेकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में जिलाधिकारी ने जनपद के पंचायती राज विभाग, नगर पालिका समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए नगर क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका और कई अन्य अधिकारियों को मिलाकर एक टीम गठित करने और विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, तहसीलदार और पेयजल निगम को मिलाकर आयोजन समिति का गठन करने का निर्देश जारी किया है।
और इस बीच आपको बता दें, खबर देवास से है, जहां पर शुक्रवार को आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत नगर निगम परिसर में आपदा से संबंधित मॉकड्रिल हुई है। इस मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने जाबाज जवानों ने भूकंप और आग जैसी तमाम आपदाओं से बचाव के लिए निगम कर्मियों के साथ लोगों को प्रशिक्षण दिया है। टीम ने लोगों को लाइव डेमो करके दिखाया और डिप्टी कमांडेंट राजभवन सिंह यादव ने करीब 11 बटालियन और एनडीआरएफ ने बताया है कि एनडीआरएफ टीम द्वारा भूकंप के आने पर किस तरीके से भूकंप में झुके और ढके हुए पकड़े जैसे त्रिकोण का उपयोग कर सकते हैं। मानवीय क्षति से किस तरीके से बचाया जा सकता है, इसका भी प्रशिक्षण किया गया है और टीम के द्वारा डेमो करते हुए दिखाया गया। बताया गया है कि कैसे ऊंचे भवन से, जहां लिफ्ट ना हो, आगजनी में फंसे लोगों को किस प्रकार से सुरक्षित बचाया जा सकता है, डूबते हुए व्यक्ति को किस प्रकार से सुरक्षित तरीके से निकाला जा सकता है, इसे लेकर भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ इमरजेंसी में कैसे स्वास्थ्य सहायता दी जा सकती है, इसको लेकर भी प्रशिक्षित किया गया है। और देवास से खबर है, जहां पर आए दिन एबी रोड पर स्थित बने ओवरब्रिज के निर्माण कार्य से दुर्घटनाएं हो रही हैं। ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था जैसी तमाम संबंधित निर्देशों को लेकर अब एसपी ने नगर निगम अधिकारियों के साथ वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। गौरतलब है कि देवास शहर में 2 ब्रिज बनाए जा रहे हैं। एक ओवरब्रिज मंडी के सामने मक्सी रोड पर है, तो वहीं दूसरा ओवरब्रिज एबी रोड पर कैला देवी चौराहे के पास बनाया जा रहा है। ये ब्रिज करोड़ों की लागत से तैयार हो रहे हैं और इनका निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है और निर्माण कार्य होने के चलते एबी रोड से निकलने वाले लोगों की भारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। देखिए, एबी रोड पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और दूसरा बारिश का मौसम है, इसमें ट्रैफिक का कंजेशन नहीं हो, कहीं पे किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं हो, स्मूथली ट्रैफिक चले दिन भर और स्पेशली ऑफिस आवर्स में। इसके लिए हमने आज एक विजिट प्लान की थी नगर निगम के और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ। इसमें जहाँ जहाँ पे कंजेशन हो रहा है, जिस जगह पर हमको लग रहा है कि वहाँ पे कुछ छोटे मोटे निर्माण कार्यों के हिसाब से उसको ठीक करने की आवश्यकता है, स्लिप लेन बनाने की आवश्यकता है, मोड़ बनाने की आवश्यकता है, उनके बारे में डिसाइड करने के लिए भ्रमण रखा गया था। और खबर देवास से है, जहां पर नगरीय निकाय में कांग्रेस की हार पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि हार को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि न ही हम चाहते हैं कि महल से राजनीति को आजाद किया जाए, लेकिन आजाद नहीं करवा पाए। हम फिर एक संग्राम लड़ेंगे, फिर आजाद करवाएंगे। तो वहीं उन्होंने आगे कहा है कि जनहित कार्य करने वालों को चुना जाए, ऐसी कोशिश करेंगे। वोट प्रतिशत कम गिरने से कांग्रेस के वोट काफी कम हुए हैं। और सागर के जैसी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम जैसी नगर के भदभदा रोड पर विगत 1 जुलाई की रात लगभग 10 बजे मेन रोड पर दामोदर पिता कामहता हरिवार सिर में चोट लगने की वजह से खून पर लथपथ हालत में मिला। इससे परिजन तुरंत ही घायल को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले गए, जहां गंभीर हालत को देखते हुए भोपाल के हमीदिया अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया, जहां 3 दिन बाद दामोदर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया है कि सर में चोट लगने के कारण ये मौत हुई है। अब परिजनों को इस मामले में जानकारी दी गई और परिजन इस मामले को दुर्घटना समझ रहे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। मर्ग की सूचना मिलने पर जैसी नगर थाने में मर्ग कायम कर और जांच की गई। जब जांच की गई तो जांच में तथ्य सामने आए कि पड़ोस में रहने वाले, उसी गांव में रहने वाला एक जो व्यक्ति है, उसके साथ इसका मारपीट और बाड़े से निकलने की बात को लेकर के विवाद था और उसी के कारण दोनों के बीच मारपीट हुई और उस जांच में तथ्य सामने आए कि उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। तो उस पर से फिर अपराध पंजीबद्ध किया गया 20 तारीख को, आरोपी को गिरफ्तार कर। और अब आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए नई योजना और जो नई नीति बनाई है उसके बारे में क्या कुछ कहा गया। हम देखते हैं कि किस तरह से गरीबों के, लोअर मिडिल क्लास के और कई मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं, उनका हाथ अंग्रेजी में तंग होता है, अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाते और इस वजह से कई बच्चे जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। नौकरी मिलने में उनको दिक्कत होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर होती हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति हुई है
सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को अब शानदार शिक्षा मिलने लगी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी हाल में दूसरे बच्चों से, जो जिनके पास सुविधाएं हैं, उन बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कमजोर हों। तो दिल्ली सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम हम लोग लेके आए हैं कि उनको उनकी अंग्रेजी अच्छी करेंगे, उनको अच्छा अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, वो ठीक से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश का ये कार्यक्रम लेके आई है। हमारी जो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, वो इस पूरे कोर्स को चलाएगी। तो जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली, 12वीं पूरी कर ली, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है, नौकरी मिलने में उन्हें दिक्कत हो रही है, और जिन्होंने बेसिक नॉलेज, उनको इंग्लिश की तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, 8वीं तक की कम से कम इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए पहले साल में फेज 1 में हम 1 लाख बच्चों को, अगले 1 साल में 1 लाख बच्चों को हम स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे। 50 सेंटर्स पूरे दिल्ली में इसके लिए फर्स्ट फेज में खोले जा रहे हैं। सब्सिक्वेंटली इसको और काफ़ी बढ़ाया जाएगा। और ये एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोर्स है। इसमें हम मैकमिलन और वर्ड्सवर्थ के साथ टाई अप कर रहे हैं, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो इसका पूरा असेसमेंट करेगी। 18 से 35 साल के युवाओं को इसमें एडमिशन मिलेगा। 3 से 4 महीने का कोर्स होगा, यानी कि लगभग 120 से 140 घंटे तक उसको कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे कई बार नौकरी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं, तो इवनिंग और वीकेंड कोर्सेज की सुविधाएं होंगी। जो बच्चे इवनिंग में या वीकेंड में करना चाहें, इसकी फीस वैसे फ्री है, लेकिन शुरू में 950 रुपये सिक्योरिटी रखवाई जाएगी। ऐसा ना हो कि बच्चे आएं और इसको कोर्स को सीरियसली ना लें, क्योंकि जैसा मैंने बताया 1 लाख ही बच्चे होंगे। तो और ये अंग्रेजी बोलने का सब लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी इसके लिए कतार लगेगी, बच्चों के इसके लिए मांग होगी, इसकी डिमांड होगी। तो हम नहीं चाहते कि कोई आए, 2 दिन सीट खराब करे, 2 दिन करे और उसके बाद चला जाए। तो आपको 950 रुपये शुरू में सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। अगर आप कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी अटेंडेंस पूरी होती है, तो आपको कोर्स के अंत में 950 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो फीस कोई नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। हमारा सपना है कि देश के चाहे अमीर बच्चा हो चाहे गरीब बच्चा हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। सबको, हमारे गरीबों के बच्चों को भी, लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को भी किसी तरह से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, साधनों का अभाव नहीं होना चाहिए। उसी दिशा के अंदर ये किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बच्चों को इससे बहुत लाभ होगा, उनको नौकरी मिलने में भी सुविधा होगी और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।